जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमें आज बात करने वाले हैं हिंदी पर। मध्य प्रदेश और अन्य हिंद प्रदेशों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हिंदी के प्रश्नों पर और हिंदी किस प्रकार से पूछी जा रही है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे हम हिंदी की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी भाषा है और विश्व की सबसे बड़ी दूसरी भाषा हिंदी है। हिंदी की वैज्ञानिकता इतनी श्रेष्ठ है कि इसको प्राचीन काल से लेकर अभी तक इसकी सत्ता को किसी ने भी खत्म नहीं कर पाया। और आज हम इसी प्रकार की हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। मातृभाषा के साथ साथ यह मध्य प्रदेश की राजभाषा के पद पर भी सुशोभित है और भारत की भी राजभाषा है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एमपीएसआई, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा आयोजित की जा रही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी के प्रश्न का आना स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं कि कम वेटेज में आता हो, अच्छे वेटेज के साथ हिंदी आती है। मध्य प्रदेश एसआई की बात करें तो 70 नंबर की यहां पर हिंदी पूछी जाती है, 70 अंक की पूछी जाती है। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आकार का होता है और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ आकार में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प हमको सही करके भरना होता है। इस प्रकार से हम एमपीएसआई में अगर हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लें और हिंदी को जान लें तो 70 अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए कौटिल्य एकेडमी के द्वारा यूट्यूब चैनल पर दूरस्थ बैठे विद्यार्थी या जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको घर बैठे शिक्षा देने का यह जो अभियान है वो प्रारंभ किया गया। और इसी अभियान का एक हिस्सा होते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनमें जो हिंदी के प्रकार पूछे जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो या लेखन शैली का हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से एमपीएसआई में जो हिंदी आती है हम उसका यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे भाषा पर। भाषा, तो सबसे पहले हम भाषाओं की परिभाषा देखने से पहले हम ये देख लेते भाषा होती क्या है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात विचार विनिमय के लिए मनुष्य जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है। एक बार फिर सुने, विचार विनिमय के लिए मनुष्य जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो माध्यम भाषा कहलाती है। यहां पर हम कुछ महान साहित्यकार और लेखक और कवियों के अनुसार कुछ परिभाषाएं देखते हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान पर काफी शोध किया है। हम सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तुओं के विषय के बारे में अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है तो उसे भाषा कहते हैं। वहीं कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार को स्पष्टतः समझता है। हम इन दो परिभाषाओं से तो ये समझ ही गए हैं कि भाषा का अगर सार निकाला जाए कि भाषा क्या है, तो भाषा केवल और केवल वो माध्यम है जहां हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार हम समझते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाती है। हम भाषा के आगे चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा की परिभाषा का यही सारांश निकलता है कि भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। लेकिन विचार विनिमय करते समय भी बड़ी बड़ी चीजों का तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अभी कैसा ध्यान रखा जाता है वो भी समस्या है। तो भाषा में विचार व्यक्त करने में समस्याएं कहां आती हैं? तो समस्याएं आती हैं इसके आधार पर। भाषाओं के आधार की हम चर्चा करें तो भाषा के 2 आधार हैं जो यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं पर्दा पर। तो भाषा के 2 आधार हैं, एक तो होता है मानसिक और दूसरा होता है भौतिक। इन आधारों को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन आधारों को अगर हम नहीं समझ पाए तो हम अपने विचारों को भली भांति दूसरों पर प्रकट नहीं कर पाएंगे। अभी आधार क्या होते हैं वो हम देखते हैं। कभी कभी आप जब बात करते हो किसी से, अपने मित्र से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से या अपने आस पड़ोसियों से या सामाजिक लोगों से,
जब हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बोलने वाले हैं या जो हम उसको समझाने वाले हैं हम उसको वो नहीं समझा पाते, और हम जो नहीं समझाने वाले होते हैं सामने वाला वो समझ जाता है। तो ऐसी समस्या में क्या करें? तो ऐसी समस्या में भाषाओं के आधार को देखिए। भाषाओं के आधार को देखेंगे तो आपको भली भांति ये समझ में आ जाएगा कि हमको किस प्रकार समझाना है। जैसे मैं यहां उदाहरण देता हूं आपको कि अगर आप बहुत ज्यादा खुशी हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और किसी के सामने आप आंसू निकालते हुए बात कर रहे हैं, तो सामने वाला आपकी उतनी खुशी को महसूस कभी नहीं कर पाएगा। और वहीं आप तब बहुत खुशी हैं और आप हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप बहुत खुश हैं। या फिर आप बहुत दुखी हैं और बहुत दुखी में अगर आप हंस हंस के बता रहे हैं अपनी समस्या, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप इतनी दुखी हैं। यही भाषा के मानसिक और भौतिक आधार होते हैं। अब हम दोनों पर चर्चा करें तो मानसिक आधार क्या कहता है? अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए वक्ता के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वक्ता जिस प्रकार का भाव रखता है, जिस प्रकार का उसका शरीर भाषा बोलता है, जिस प्रकार की उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है, वो मानसिक आधार है। आपने देखा होगा कई बार हम भाषाओं को समझाने के लिए अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक होती है, शारीरिक अभिव्यक्ति देते हैं संग में, जिससे कि हमारे द्वारा कही गई बात स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आ जाए। तो यह है मानसिक आधार। वहीं हम भौतिक आधार का बात करें तो भौतिक आधार अभिव्यक्ति का साधन है। जब मानसिक आधार साध्य है तो दोनों भाषाओं का निर्माण होता है, जिसमें बाहरी भाषा और आंतरिक भाषा का कार्य करती है। अर्थात बाहरी भाषा मानसिक हो जाती है, आंतरिक भाषा भौतिक हो जाती है। अब कैसे हो जाती है भौतिक? भौतिक क्या है? तो भौतिक का मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला किस रूप में समझ रहा है। सामने वाले का उस समय प्राकृतिक होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि मान के चलो कि मैं बहुत खुश हूं और अपनी खुशी व्यक्त अपने मित्र के सामने करना चाहता हूं। मैं मानसिक आधार बिल्कुल सही बना के रखा हूं, मेरे चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है, लेकिन मेरा जो मित्र है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है और मैं उस समय अपनी खुशी बताने जा रहा हूं। क्या वो मेरी खुशी को अनुभव कर पाएगा, महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए भौतिक आधार वो है जो श्रोता के लिए निर्भर करता है, मानसिक आधार वो है जो वक्ता के लिए निर्भर करता है। तो वक्ता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वो मानसिक आधार है, और भौतिक आधार वो है जिस माध्यम से श्रोता उस बात को समझता है। इसलिए भाषा के दोनों आधार होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये दोनों ही आधार सही हैं तभी भाषा के माध्यम से हमारे विचार एकदम स्पष्ट, सही और सटीक प्रदर्शित होंगे, और तभी भाषा की परिभाषा यहां पर लागू होगी कि अपने विचार और भावों को व्यक्त करने का साधन भाषा है। आगे हम देखते हैं भाषा की उत्पत्ति पर अगर हम चर्चा करें तो भाषा की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत यहां पर बताए गए हैं। भाषा की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं देवीय सिद्धांत, सांकेतिक उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, डिंग डिंगवाद सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत, प्रतीकवाद, संपर्क सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत, ओ हे होवाद, टाटावाद, मनोभाव, अभिव्यंजनात्मकतावाद सिद्धांत। इतने सिद्धांत मैंने आपके सामने लिखे हैं। आज हम एमपी एसआई, मध्य प्रदेश में जो एसआई की परीक्षा होती है उस हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें केवल बस सिद्धांतों को जानना है कि ये सिद्धांत है भाषा की उत्पत्ति का। लेकिन मैं एक वीडियो केवल इसी पर बनाऊंगा कि ये सिद्धांत होते क्या हैं। जब समय मिलेगा तब हम इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिद्धांत क्या हैं। जैसे कि अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि हमने अनुकरण मतलब होता है बोलना चालू किया और बोलने से ही भाषा आई है। यहीं पर टाटावाद क्या कहता है? टाटावाद कहता है कि सबसे पहले जब हम धातुओं पर धातु की ठोक लगाते थे, धातुओं पर पत्थर पर लोहे की या धातु की ठोक लगाते थे, तो टाटा टाटा की आवाज आती थी, और वही टाटा की आवाज से यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति हुई है। यही संपर्क सिद्धांत क्या कहता है? संपर्क सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो स्वाभाविक से है तो अपने भावों या अभिव्यक्ति की अपने भाव या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति देने का माध्यम ढूंढता है, और वही माध्यम ढूंढते ढूंढते यहां पर भाषा का निर्माण हो गया। तो ये मैंने कुछ बता दिया, लेकिन जब हम इन पर पूरी एक वीडियो बनाएंगे तब हम इनको विस्तार के स्वरूप में समझेंगे कि ये सिद्धांत कहां से उत्पन्न हुए हैं और कैसे उत्पन्न हुए हैं। ये भाषा के कुछ सिद्धांत थे जहां से भाषा उत्पन्न हुई है। अब हम भाषा के अंगों पर बात करते हैं। भाषा के अंग मैंने यहां पर 4 लिखे हैं। 4 कौन कौन से लिखे हैं? ध्वनि, दूसरा है वर्ण या अक्षर, तीसरा है शब्द, और चौथा है वाक्य। कहीं कहीं भाषा के अंग जो हैं वो 5 भी होते हैं। 5वां कौन सा होता है?
तो पांचवें पर अगर हम चर्चा करें कि पांचवा कौन सा है, तो पांचवा यहां देख लेते हैं। पांचवा यहां पर पद हो जाता है, पांचवा पद हो जाता है। कैसे हो जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन ये ध्वनि लिखा हुआ है यहां पर, ध्वनि। ध्वनि सबसे पहले जब हम भाषा का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में से जो कंपन या विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो कंपन या विक्षोभ उत्पन्न होता है वो ध्वनि कहलाती है, जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। तो सबसे पहले भाषा का प्रथम अंग है बोलना, मतलब ध्वनि को बाहर निकालना। ध्वनि का ही लिखित रूप यहां पर वर्ण हो जाता है, ध्वनि का ही लिखित रूप यहां पर क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। और वर्ण का अगला या अगली सीढ़ी, अगला स्टेप, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शब्द। शब्द तीसरा अंग है। शब्द तीसरा अंग क्यों रखा गया, क्योंकि यहां से अर्थ आना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक आपने जो ऊपर देखे हैं वर्ण, अक्षर या ध्वनि, इनका अर्थ नहीं होता था, ये निरर्थक ध्वनियां हैं भाषा की। लेकिन जहां शब्द आया तो ये सार्थक ध्वनि आई। ये सबसे लघु, सबसे छोटी भाषा की सार्थक इकाई है, इसका एक अर्थ होता है। वहीं हम बात करें वाक्य, तो ये भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। वाक्य का अपने आप में पूर्ण अर्थ होता है। अभी जो पद था वो क्या था, तो शब्द का ही अगला चरण, शब्द की अगली सीढ़ी, शब्द का आगे का स्टेप पद होता है। मतलब शब्द में अगर हम कारक भक्ति चिन्हों का प्रयोग कर दें तो वही पद बन जाता है। इसलिए मैंने उसको यहां पर नहीं लिखा था, इसलिए मैंने 4 लिखे थे। कहीं कहीं 5 भी हैं तो आप देख लेना, 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन जो सही था वो मैंने आपको बता दिया। पद को यहां पर नहीं लिया जाता, 4 ही गिने जाते हैं। तो ये भाषा के अंग हो गए, ये भाषा के 4 अंग हैं। इन अंगों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे वर्णमाला में। वर्णमाला में हम ध्वनि और वर्ण पर चर्चा करेंगे। जब हम शब्द विचार पढ़ रहे होंगे, जब हम शब्द विचार पढ़ रहे होंगे, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम शब्द पर चर्चा करेंगे। शब्द के जैसे ही बाद में हम पढ़ेंगे तो वहां हम पद पर चर्चा करेंगे, और पद के बाद हम वाक्य पर ही चर्चा करेंगे। ये हमारे सिलेबस में भी है और हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के अंग और भाषा की परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनको अभी और नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जब हम इनको पढ़ाएंगे, जब वर्णमाला का टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्णमाला अध्याय स्टार्ट होगा, तब हम इनको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम कि आगे भाषा के रूपों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 3 रूप हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं, मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है। ये 3 रूप हैं। 3 प्रकार से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके बता रहा हूं, इनके बिंदुओं में से ही प्रश्न बनेंगे। 3 रूप हैं। पहली मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जब मनुष्य केवल उच्चारण के माध्यम से ही, जब मनुष्य केवल उच्चारण के माध्यम से ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जब मनुष्य केवल उच्चारण के माध्यम से ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के हम रूपों पर चर्चा कर रहे हैं। मौखिक भाषा, व्यक्ति केवल उच्चारण करता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सहायक होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो सहायक चीज होती है वो होती है ध्वनि। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि। मौखिक भाषा से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि आवश्यक है। दूसरा, मौखिक रूप ही भाषा का मूलभूत रूप है। मौखिक रूप ही भाषा का मूलभूत रूप है, अर्थात सर्वग्राही है। अर्थात सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब हर प्रकार का मनुष्य, शिक्षक, शिक्षा लेने वाला, शिक्षा देने वाला, शिक्षित, अशिक्षित, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो वो इसको समझ सकता है। क्योंकि ये बचपन से ही हम सीख जाते हैं, हमको इसको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। मौखिक भाषा हम बचपन से ही सीख जाते हैं, जैसे मातृभाषा हम बचपन से ही सीख जाते हैं। इसलिए ये सर्वग्राही है, भाषा का मूलभूत रूप है और इसकी लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। वहीं हम लिखित भाषा पर बात करें तो लिखित भाषा क्या कहती है कि जब मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति
ध्वनि संकेतों को लिखकर कर रहा हो, ध्वनि संकेतों को लिखकर कर रहा हो तो वो लिखित भाषा कहलाती है। इसकी लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, इसकी लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। वर्णों के माध्यम से हम अपने विचारों को यहां पर प्रकट करते हैं। ये सर्वग्राही नहीं होती और ना ही भाषा का मूलभूत रूप होता है, क्योंकि इसके लिए शिक्षा लेना आवश्यक होता है और जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो इस भाषा से अनभिज्ञ रहते हैं। जबकि भाषा तो सर्वग्राही होनी चाहिए, इसलिए मौखिक भाषा को मूल भाषा कहा गया, मूलभूत भाषा कहा गया और सर्वग्राही कहा गया। वहीं हम सांकेतिक भाषा पर चर्चा करें कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। तो सांकेतिक भाषा होती है कि किसी विशेष संकेतों के माध्यम से, चाहे आपके शरीर के अंगों के द्वारा या किसी और विशेष संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर दें और सामने वाला आपके विचारों को समझ जाए। मतलब विचारों की अभिव्यक्ति आदान प्रदान हो ही जाए, वो आपके विचार समझ जाए, आप उसके विचार समझ जाओ, तो वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं तो सिंधु सभ्यता घाटी की जो भाषा हमने वहां पर पाई है, जिसे हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए हमने उसको सांकेतिक भाषा कहा। दूसरा, और अगर आप समझना चाहते हैं तो मूक बधिर जो बोल नहीं पाते, आप उनकी भाषा देखिए, वो हाथ पैर के माध्यम से ही, पैरों के माध्यम से ही ऐसे ऐसे समझाते रहते हैं और सामने वाला समझता रहता है। ये सांकेतिक भाषा है, इसका प्रयोग भी बहुत किया जाता है। यहां पर लिखी है भाषा, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। ये भाषा के रूप थे या प्रकार थे जो 3 रूप में पाई जाती है। 3 प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे हम चर्चा करें तो आगे हम यहां देखते हैं भाषा परिवारों को। भाषा परिवारों को, भाषा परिवार क्या है, अब उसको गौर से देखना और गौर से समझना। जहां तक हो सके तो मेरा मानना ऐसा है कि आप जब भी हिंदी की वीडियो देख रहे हो, जब भी मुझे देख रहे हो, तो आप रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाया करें, तो आप इनको लिख सकते हैं और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख लिया करो, जिससे कि आगे आपको फायदा हो जाएगा कि जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो वहां पर ऐसे बिंदु आपको लिखे मिल जाएंगे जो एक प्रश्न बन के आने वाले हैं। भाषा परिवारों की हम बात करें तो भाषा परिवारों में देखें, विश्व में 3000 भाषाओं को, मतलब यहां से एक जानकारी और मिलती है कि विश्व में लगभग बड़ी बड़ी भाषाओं की संख्या 3000 है। विश्व में 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में रखा गया। कितने? 12 भाषा परिवार, 12 भाषा परिवारों में रखा गया जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं निम्नलिखित कौन कौन से हैं। भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती, चौथा है सेमेटिक, पांचवा है हेमेटिक, छठवां है आग्नेय, सातवां है यूराल, आठवां है बांटू, नौवां है अमेरिकी, 10वां है काकेशक, 11वां है सूडानी और 12वां है बुशमैन। ये 12 है, लेकिन हमको इन 12 का अध्ययन नहीं करना, हमको बस ये देखना है कि 12 कौन कौन से होते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं 12 भाषा परिवार हैं। इन पूरे भाषा परिवारों में 3000 भाषाओं को रखा गया। तो आपके मन में कहीं ये प्रश्न तो नहीं आ रहा कि भाषा परिवारों को पढ़ने का औचित्य क्या है, भाषा परिवार क्यों बनाए गए? तो मैं बताता हूं आपको भाषा परिवार क्यों बनाए गए। विश्व में भाषाओं की संख्या बढ़ती जा रही निरंतर। अब इतनी भाषाओं का अध्ययन करना, इतनी भाषाओं का अध्ययन करना आसान नहीं होगा कि सब भाषाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाए। तो फिर क्या किया? तो फिर कुछ ऐसी भाषाओं को, एक से अधिक ऐसी भाषाओं को देखा गया जिनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक जगह से थी। तो जिन भाषाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल में एक ही जगह से मानी गई, उनको एक ही भाषा परिवार में रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा ये हुआ कि एक भाषा परिवार का अध्ययन करने पर कई भाषाओं का अध्ययन एक साथ हो जाता है और अध्ययन की दृष्टि से सुलभता होती है। और जितनी भी नई भाषाएं जन्म लेती जा रही हैं, जितनी भाषाएं आती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाती हैं। तो हम किसी का भी अध्ययन करते हैं तो दूसरी चीज का अध्ययन अपने आप ही हो जाता है। मतलब भाषा परिवार पढ़ो, भाषाओं का अध्ययन हो गया। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से यहां पर क्या किया गया? भाषा परिवारों को बनाया गया। तो 12 भाषा परिवार पूरे विश्व में है, लेकिन हम भारत में बात करें तो भारत में केवल 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी की बोली जाती हैं? भारोपीय की बोली जाती है। भारोपीय की कितना परसेंट लोग बोलता है भारत में? 73%। भारत की कुल जनसंख्या का 73% भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को बोलता है। द्रविड़ कितने बोलते हैं? 25% लोग।
ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार, जो यहाँ पर ये लिखा है आग्नेय, इसी को ऑस्ट्रिक भी कहते हैं, 1.3% लोग इसको बोलते हैं। और चौथा है चीनी तिब्बती, 0.7% लोग इसको बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कुल संख्या है वो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 100%। 100% ही जनसंख्या होती है। अब लेकिन बात तो ये आती है कि भारोपीय भाषा परिवार को 73% बोला जाता है, द्रविड़ को 25% बोला जाता है, ऑस्ट्रिक को 1.3% बोला जाता है और चीनी तिब्बती को 0.7% बोला जाता है। भारत में ये कहां बोली जाती होंगी, कैसी कैसी बोली जाती होंगी, अब ये जानने के लिए हम आगे देखते हैं कि कितना कहां क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार एक बड़ा भाषा परिवार है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा भारत प्लस यूरोप। ये बनेगा भारत प्लस यूरोप, मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं और पूरा भारत, इनमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही रखी गई होंगी। अब देखते हैं, भारोपीय भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। वो तो सीधी बात है, स्पष्ट हो चुका कि उसको 73% बोला जाता है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार ही होगा। आगे बात करते हैं, भारोपीय भाषा परिवार की 10 शाखाएं हैं, मतलब इसको 10 भागों में बांटा गया है, 10 शाखाओं में बांटा गया है, जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 भागों में, सतम और केतुम, ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? सतम और केतुम। तो एक तो सतम है और दूसरा केतम है, 2 वर्गों में बांट दिया, मतलब 10 शाखाओं को 2 वर्गों के अंतर्गत रखा गया। पहला वर्ग क्या है? सतम वर्ग है, दूसरा है केतुम। सतम में 4 आते हैं, केतुम में 6 आते हैं। तो सतम में ये 4 जो यहां लिखे हैं, भारत, ये भारत लिखा हुआ है यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको समझने के लिए। भारत ईरानी शाखा, दूसरा है बाल्टो स्लाविक, तीसरा है आर्मीनी और चौथा है अल्बानी। तो सतम में 4 वर्ग रखे गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, केतुम में 6 रखे गए हैं। तो यहां पर भारोपीय भाषा परिवार को हमने देखा 2 वर्गों में बांटा गया, सतम केतम, 10 शाखाओं में बांटा गया, 4 सतम में रखी गई हैं, 6 केतुम में रखी गई हैं। लेकिन हमें इससे सबसे ज्यादा मतलब किससे है? हम पहले तो इसको भारत लिख देते हैं। सबसे ज्यादा हमें जो अध्ययन करना है वो करना है सतम वर्ग के भारत ईरानी शाखा का। इसका क्यों? क्योंकि भारतीय ईरानी शाखा पुनः 3 भागों में बट जाती है। भारतीय ईरानी शाखा पुनः 3 भागों में बट जाती है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके? तो 3 भाग अगर हम भारतीय ईरानी शाखा के देखें तो पहला तो है भारतीय आर्य शाखा या भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है ईरानी और तीसरा है ददर, जिसे हम देखते हैं। तो पहला है भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है ईरानी और तीसरा है ददर। जब हम देखते हैं तो भारतीय आर्य भाषा, ईरानी और ददर, आप देख रहे होंगे ये 3 वर्ग अभी भी उसमें बचे हैं। मतलब भारतीय ईरानी शाखा जो हमने ली थी सतम की, उसमें से हम देखते हैं कि 3 यहां पर वापस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी मान सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को उत्तर भारत में बोला जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इनकी भाषाओं को उत्तर भारत में, मतलब भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, समस्त उत्तर भारत में भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को ही बोला जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भारतीय ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, जो 3 यहाँ पर लिखे हैं। अब हम इसको देखते हैं। ईरानी जो है वो ईरान में बोली जाती है, हिंदी से बहुत ही मैच खाती है, बहुत ही मेल खाती है। ददर बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान में जो चला गया है वहां पर बोली जाती है। और तीसरा देखें भारतीय आर्य भाषा संपूर्ण उत्तर भारत में बोली जाती है। लेकिन अभी समस्या है कि भारतीय आर्य भाषा क्या होती है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और वो क्या कहलाती हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि ये भारतीय आर्य भाषा कहलाती है। लेकिन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ, ये कैसे उत्पत्ति हुई इनकी, ये कैसे आई,
उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ नीचे लिखा है हिंदी भारूपी भाषा परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की एक भाषा है। मतलब आपसे कभी पूछे कि हिंदी कहाँ आती है, तो हिंदी भारतीय ईरानी शाखा, इसको इंडो ईरानी शाखा भी कहते हैं। तो हिंदी इंडो ईरानी शाखा के अंतर्गत आती है। अब हम सबसे ज्यादा जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है इस पर, जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है इस पर कि भारतीय आर्य भाषा क्या होती है। तो भारतीय आर्य भाषा क्या होती है इसको हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम द्रविड़ भाषा परिवार, जो तीन भाषा परिवार और रह गए थे, हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो बोलने वालों के आधार पर दूसरा है द्रविड़, सीधी सी बात है, 25% बोला जाता है, दूसरा ही होगा। दूसरा है कहाँ का बोला जाता है, तो दक्षिण भारत के राज्यों में बोला जाता है, दक्षिण भारत के राज्यों में बोला जाता है। अगर हम इसकी प्रमुख भाषाओं के बारे में बात करें तो तेलुगु, मलयालम, तमिल इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। वहीं हम बात करें आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार पर तो 1.3% बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसे कहां बोला जाता है, तो इसे भारत में जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में रह रही हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, खासकर छोटा नागपुर का पठार, वहीं से तो इसका नामकरण हुआ है, आग्नेय, छोटा नागपुर का पठार, वहां पर बोली जाती है। मुंडा हो, संथाली इसकी प्रमुख भाषा हैं। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बता दूं कि इन्हें बोलने वालों को किरात कहा जाता है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किरात किसे कहते हैं, तो किरात किसे कहते हैं, आग्नेय भाषा परिवार की भाषाओं को जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, किरात कहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। चीनी तिब्बती और रह गया है, तो चीनी तिब्बती के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि चीनी तिब्बती क्या कहता है। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहता है कि मुझे तो केवल 0.7% ही बोला जाता है। कहां बोला जाता है, तो तिब्बत, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, खासकर अरुणाचल का बॉर्डर जो तिब्बत से लगा हुआ है, वहां पर जो उत्तरी पूर्वी राज्य हमारे हैं जो तिब्बत से सटे हुए हैं, तो सटे होने के कारण तिब्बती भाषा का वहां प्रभाव है, इसलिए वहां पर चीनी तिब्बती भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर मैं इसकी प्रमुख भाषा की बात करूं तो इसकी प्रमुख भाषा कहलाती है मंदारिन या चीनी। लेकिन बात यह है कि चीनी तिब्बती वालों को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो यहां निषाद कहा जाता है, याद रखना, निषाद कहा जाता है किसको, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वालों को। अब हम अपने पुनः बिंदु पर लौट आते हैं। हमारी बात कहां चल रही थी कि भारतीय आर्य भाषा क्या है, भारतीय आर्य भाषा क्या है, इस पर चर्चा चल रही थी। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम यहां पर फिर अध्ययन कर लेंगे क्या है। तो भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास आज का नहीं है, काफी पुराना है, और वहां से भाषाओं का विकास निरंतर होता चला आ रहा है, निरंतर हुआ है, होगा, विधि थी, होना ही था, होता रहा है, समय की मांग रही है, काल परिवर्तन रहा है, बहुत से ऐसे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं जहां भाषाएं परिवर्तित होती रही हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो अब हम बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व पर अगर हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ क्या था, तो 1500 ईसा पूर्व, ध्यान रखना, हम ईसवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ईसा पूर्व की बात। 1500 ईसा पूर्व में जहां आप इतिहास में वैदिक काल पढ़ते हैं वहीं की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या हुआ कि हमारे यहां 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ऐसा माना गया कि सिंधु सभ्यता घाटी विकसित हुई थी। 1750 में उसका विनाश हो गया किसी कारण से, तो वो वहां पर खत्म हो गई, उसकी भाषा हमने पढ़ नहीं पाई, इसलिए हमने उसको सांकेतिक भाषा का नाम दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1500 ईसा पूर्व में भारत में एक जाति का आगमन हुआ, कहां से, मध्य एशिया से। मध्य एशिया क्या है, अब मध्य एशिया को मैं बड़े सरल शब्दों में बताता हूं कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र क्या है। तो आप भारत के पाकिस्तान तरफ, भारत से पाकिस्तान तरफ जितने भी स्थान देश पाओगे जिनके पीछे स्थान लगा है वो मध्य एशिया में आते हैं, चाहे उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, ये सब मध्य एशिया में आते हैं। यहां पर एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था आर्य। जिसका नाम क्या था, आर्य, आर्य नाम था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना और पशु पालना था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना और पशु पालना था। अब हुआ क्या कि मध्य एशिया में रेगिस्तान की मात्रा अधिक है,
इसलिए वहां कृषि करना और पशु पालना बेहद ही कठिन है। इसलिए इस जाति ने, संपूर्ण जाति ने पलायन कर दिया। और पलायन किसकी ओर किया? भारत की ओर कर दिया। और जब इनने पलायन भारत की ओर किया, भारत की ओर आए, तो रास्ता वही था हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रे से होते हुए भारत आना। जैसे ये भारत में आए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान से जो भी सीधा भारत में आएगा तो उसको सबसे पहले पंजाब राज्य मिलेगा, वर्तमान पंजाब। उस समय की बात करूं तो सप्त से आंध्र प्रदेश मिला और ये लोग वहीं आकर बस गए। अब आर्यों को हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आर्यों के द्वारा ही एक भाषा लाई गई थी भारत में, जिसे संस्कृत के नाम से जाना जाता है। आर्यों के द्वारा ही एक भाषा लाई गई थी भारत में, जिसे संस्कृत भाषा कहा गया। अर्थात भारत में भाषा का उदय 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन से ही माना जाता है, जो मैंने यहां पर लिखी है। लेकिन आप तो कहोगे सर आप तो बता रहे थे भारतीय आर्य भाषा क्या होती, वही बता रहे हैं। अब देखते हैं भारतीय आर्य भाषा क्या है। तो संस्कृत काल के साथ परिवर्तित हुई है, समय के साथ परिवर्तित हुई है। तो संस्कृत से जितनी भाषाएं उत्पन्न होती चली गई, वो सभी भाषाएं भारतीय आर्य भाषा कहलाई। तो भारतीय आर्य भाषा क्या होती है? संस्कृत से उत्पन्न सभी भाषाएं। तो यहां लिखा है संस्कृत से जो भी भाषा का विकास हुआ है उसे या उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। मतलब संस्कृत जो परिवर्तित होती रही है, बदलती रही है, ये बदलती रही और बदल के जो भी भाषाओं का इससे विकास होता चला गया, वो भारतीय आर्य भाषा कहलाई। और भारतीय आर्य भाषा को भी कितने भागों में बांट दिया? तो भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांट दिया। जल्द ही आपको कौटिल्य एकेडमी ऐप और कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी ऑनलाइन कक्षाएं, सारे ऑनलाइन लेक्चर प्राप्त हो जाएंगे। नीचे दी जा रही लिंक पर आप क्लिक करें तो आपको सभी कक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी। कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी जो भी कक्षा अपलोड हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो घर बैठे भी इस चीज की तैयारी कर सकें। जुड़े रहें कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आपको MPSI की तैयारी का एक अवसर प्राप्त हो सके और आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।